ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी सेल वॉल बनी होती है किससे? काइटिन से। फिर उसके बाद प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। प्लांट्स के अंदर क्या कहता है आपका? सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। पूरा अलग से चैप्टर पढ़ा उसका, प्लांट किंगडम। ठीक है, फिर उसके बाद प्लांट की हमने प्लांट्स के अंदर मॉर्फोलॉजी क्या होती है, रूट शूट कितने टाइप के होते हैं, लीव्स डिफरेंट डिफरेंट कैसे होती हैं, क्या क्या उनके अंदर मॉडिफिकेशंस होते हैं, उनकी 3 फैमिलीज के बारे में पढ़ा। फिर उसकी एनाटॉमी हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में फिनिश किया कि एग्जैक्टली हमारे प्लांट्स का एनाटॉमी क्या होता है, प्लांट्स किस किस टाइप के टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। फिर प्लांट किंगडम के बाद कौन सा किंगडम आता है? एनिमल किंगडम। अब हम लोगों को एनिमल किंगडम पढ़ना है कि एनिमल किंगडम जो होता है वो हमारे कितने टाइप के टिश्यूज से मिलके बने होते हैं। ठीक है, चैप्टर समझ में आया कि चैप्टर के अंदर क्या करेंगे हम लोग? यस मैम। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब हमें एक चीज बहुत सिंपली पता रहती है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिर्फ सेल से मिलके बनी होती है, और अगर मेरे पास बहुत सारी सेल्स हो तो बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती है। टिश्यूज से ही मिलके हमारे पास ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से ही पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ह्यूमंस की जो बॉडी होती है वो कितने टाइप के टिश्यूज से मिलके बनी होती है, क्योंकि टिश्यूज क्या करते हैं, अपने आप को अलग अलग तरीके से अरेंज कर लेते हैं और ऑर्गन्स बना लेते हैं। फिर बहुत सारे ऑर्गन्स एक जगह मिलके, बहुत सारे ऑर्गन, जैसे कि सपोज करते हैं अगर मैं ऑर्गन सिस्टम की बात करूं तो हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं? नोज, ट्रैकिया, लंग्स, होते हैं नहीं? तो ये भी बने होंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक सिस्टम कब बनता है? जब बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल, किडनी, यूरेथ्रा, यूराइनरी ब्लैडर, ये सब मिलके जब एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो किडनी क्या है? किडनी इज अ ऑर्गन, और किडनी भी किससे मिलके बनी होगी? टिश्यूज से मिलके बनी होगी। तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, हर कोई 4 टाइप के टिश्यूज से मिलके बने हैं। तो हमारे पास टोटल 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं। सबसे पहला आते हैं मेरे पास एपिथेलियल टिश्यूज, एपिथेलियल टिश्यूज। फिर आते हैं मेरे पास कनेक्टिव टिश्यूज, क्यूलर टिश्यूज, टिश्यूज। सिर्फ ये 4 टाइप के टिश्यूज है जिससे हमारी पूरी की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। हमने एनिमल किंगडम चैप्टर के अंदर 3 जर्म लेयर्स पढ़ी थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो जो हमारी एपिथेलियल टिश्यू है कौन सी लेयर से बनी है? एक्टोडर्म से बनी है। कनेक्टिव हमारी मीजोडर्म से बनी है। मस्कुलर भी हमारी मीजोडर्म से बनी है। नर्वस टिश्यू भी हमारे एक्टोडर्म से बने। लिखो जल्दी इसको। या अब देखो,
स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टिश्यू से, विच इज एपिथेलियल टिश्यू। लिखो। मैम एक बार स्लाइड दिखाना। ओके। ओके मैम, डन। अब देखो बेटा, एपिथेलियल टिश्यू, जैसे कि हम लोगों ने एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स के अंदर पढ़ा था, जब हम रूट्स की, स्टेम की एनाटॉमी देख रहे थे, तो सबसे बाहर वाली लेयर को हम क्या बोलते थे? एपिडर्मिस ना। यस मैम। ऐसे ही यहाँ पे याद रखना है कि हमारी बॉडी के जो सबसे जो स्किन वाला पार्ट होता है ना, वो सारा एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बना होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है? कवरिंग ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन, सभी बॉडी ऑर्गन्स की कवरिंग बनाने का ये काम करेगा। अब किसी भी चीज की कवरिंग बना रहा है तो इसका मतलब उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? यस मैम। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन का। इसके साथ साथ ये हमारा ग्लैंड्स बनाने में भी हेल्प करता है। जितनी भी ग्लैंड्स बनी होती है एपिथेलियल टिश्यू से ही बनी होती है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंड्स। और एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होता है जिसके अंदर हाई रीजनरेशन पावर होती है। हाई रीजनरेशन का मतलब होता है कि भाई कहीं से भी इसका कोई सेल टिश्यू डैमेज हो गया तो वापस से वो बना लेता है अपने आप को ये। ठीक है। और मैम एपिथेलियल टिश्यू भी होती है। क्या? दोबारा बोलो बेटा। एपिथेलियल टिश्यू जो होती है वो स्किन पे भी होती है। एपिथेलियल टिश्यू स्किन के अंदर की साइड प्रेजेंट होती है, प्रॉपर ऊपर मतलब सरफेस पे नहीं होती बिल्कुल, बट एक लेयर होती है एपिथेलियल टिश्यू की हमारी, जो स्किन की लेयर्स बनाती है। डायग्राम दिखाऊंगी ना तब समझ में आ जाएगा। और जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज होता है ए वेस्कुलर होता है। ए वेस्कुलर समझते हो? विदाउट ब्लड वेसल्स, इनके अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते। और ये बहुत टाइटली पैक्ड होता है क्योंकि पूरी बॉडी को कवर अप कर रहा है, बॉडी ऑर्गन्स को। सो दीज आर द कॉम्पैक्टली पैक्ड टिश्यूज। सबसे पहले चीज, जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन्स है उनकी कवरिंग बनाता है एपिथेलियल टिश्यू। प्रोटेक्शन देने का काम करेगी, ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कराएंगे, हाई रिजनरेशन पावर होगी, एवेस्कुलर होंगी, बट नर्व्स इनके अंदर प्रेजेंट होंगी, कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे। लिखो जल्दी। इस चैप्टर में बच्चों, इस चैप्टर का स्पेशली जो स्टार्टिंग वाला पार्ट आप पढ़ोगे ना, इसकी एक एक चीज आप लोग जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे ना, सबसे लास्ट वाले यूनिट, वहां पे भी सेम चीजें आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेंगी। ठीक है। मैम फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंड वाला पॉइंट समझा दोगे एक बार? बेटा, जितने भी हमारे ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बने होता है। मतलब टिश्यू का काम होता है ग्लैंड्स बनाना, इस टिश्यू का काम, इस टिश्यू का। मैम एक बार हाई रीजनरेशन वाला पॉइंट बता दीजिए। हाई रीजनरेशन का मतलब ये है कि अगर कहीं पे भी टिश्यू का डैमेज हो जाता है, कोई भी सेल ब्रेक हो जाता है, तो इसको अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, अपने आप को वापस फिर से ये बना सकता है। उसको बोलते हैं हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, जो कि प्लेनेरिया के अंदर थी। प्लेटी हेलमनथीस का एग्जाम्पल था ना, हाई रीजनरेशन। डन। यस मैम। यस मैम। चलो फिर आगे चल। एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अब आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। हमारे पास बच्चों दो टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू को ना मैं शॉर्ट में ईडी लिखूंगी, ठीक है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू,
कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज वो टिश्यू होंगे जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर से बने होंगे, जिनके अंदर सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट होगी टिश्यूज की, उनको बोलेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और जो मल्टी लेयर होंगे, जिसके अंदर बहुत सारी लेयर प्रेजेंट होंगी, उसको बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ऐसे होंगे अरेंज एक सिंगल लेयर में, बट कंपाउंड वाले मल्टी लेयर होंगे ऐसे। ठीक है, अब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एक चीज ध्यान रखना, हमेशा ये चीज याद रखना, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप लोगों को काम आएगी। हमारी बॉडी का वो ऑर्गन जिसके अंदर डिफ्यूजन हो रहा होगा, डिफ्यूजन समझते हो आप क्या होता है? यस मैम। डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी गैस का डिफ्यूज होना हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। हमारी बॉडी के अंदर भी डिफ्यूजन होता है, जैसे गैसेस का डिफ्यूजन होता है। हमारे लंग्स के अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, लंग्स से ब्लड के अंदर जो हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है, वो आपका डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होता है। तो मतलब जिस भी ऑर्गन के थ्रू मेरे को डिफ्यूजन कराना है, उस ऑर्गन की लेयर, जो उस ऑर्गन की आउटर कवरिंग होगी, वो बहुत थिन होनी चाहिए ना, बिकॉज तभी उससे कोई मॉलिक्यूल या मोमेंट ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। यस तो ये मैम। अकेला एक ऐसा टिश्यू होता है जो अपने थ्रू डिफ्यूजन भी करा सकता है। तो कहीं पे भी आप देख रहे होंगे डिफ्यूजन हो रहा होगा किसी भी सब्सटेंस का, तो वो लेयर, वो टिश्यू, वहां पे कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, किस चीज से वो बना होगा, तो डायरेक्ट आंसर लिख देना सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका काम सबसे पहला जहां पे भी डिफ्यूजन हो रहा होगा वहां पे पाया जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे एल्वियोलाई के अंदर। इसके अलावा जहां पे भी हमारा फिल्ट्रेशन हो रहा होगा, जैसे ब्लड फिल्टर करता है कौन, हमारी किडनी, किडनी के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है, वो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करती हैं, तो वहां पे भी मेरे पास सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। कोई भी ऑर्गन हमारा फूड, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, तो जो ऑर्गन एब्जॉर्ब करेगा फूड को, वो ऑर्गन की बाहर की लेयर किससे बनी होगी, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से बनी होगी। ठीक है उसको। और कंपाउंड एपिथेलियल मल्टी लेयर है, तो इसका काम हमेशा प्रोटेक्शन का होगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। लिख लो जल्दी। मैम एग्जाम्पल, बेटा कंपाउंड एपिथेलियम का हमारी स्किन, स्किन प्रोटेक्शन का काम करे, तो स्किन कंपाउंड एपिथेलियम से बनी होती है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सब जो भी ऑर्गन्स प्रोटेक्शन में इन्वॉल्व हैं, वो कंपाउंड एपिथेलियम में आएंगे। नेजल चैम्बर में भी आपका कंपाउंड एपिथेलियम होता है, वहां पे डिफ्यूजन नहीं होता। नेजल चैम्बर एक पैसेज है जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, उसकी लेयर के थ्रू नहीं जाता। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है, डिफ्यूज नहीं होती है। डिफ्यूजन का मतलब होता है एक सेल से निकल के दूसरे सेल में जाना, लोकेशन का चेंज होना। मैम एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। ओके, अर्पित का क्वेश्चन है व्हाट इज जीन पूल। देखो बेटा, जीन पूल का मतलब क्या होता है, जीन का मतलब होता है कि एक ही पॉपुलेशन के अंदर कितने टाइप्स के जीन प्रेजेंट हो रहे हैं। सपोज हमारे पास क्लास है, तो हमारे पास साजिया का जो आई कलर है वो ब्लू कलर है, मुस्कान का ब्राउन कलर है, किसी का व्हाइट होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जीन्स प्रेजेंट है हमारे पास आई कलर के। तो इन जीन का जो कॉम्बिनेशन बोलूंगी, तो मैं बोलूंगी कि भाई मेरी क्लास में
आई कलर का जीन पूल प्रेजेंट है। जीन पूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स। अभी आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा समझना, तो अर्पित इतना ज्यादा आगे मत जाया करो, बिकॉज 12th क्लास में आप ये पढ़ोगे इवोल्यूशन चैप्टर में। अभी जितना पढ़ाया जा रहा है उस पे ज्यादा फोकस रखो। गया? यस मैम। चलो फिर आगे चलते हैं। तो अब इतना हम लोगों ने समझ लिया, एपिथेलियल टिश्यू हमारे पास दो टाइप के होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक होता है कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियल डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन इन सारे प्रोसेसेस में इन्वॉल्व रहता है। कंपाउंड एपिथेलियम का प्रोटेक्शन कराने का काम होता है। सिंपल एपिथेलियम को भी मैं आगे आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ। सिंपल, पीछे वाली। ये देखो, डन मैम। सिंपल एपिथेलियम को 3 पार्ट्स हमने डिवाइड किया। ऐसे बनाएंगे तो लिख नहीं पाएंगे, ऐसे लिखो। 3 टाइप से कौन कौन से होता है ये? फर्स्ट वन होता है मेरे पास सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस से याद रखना कि वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जिनकी शेप स्क्वायर शेप की होगी। जिनकी शेप कैसी होगी? स्क्वायर टाइप में होगी। उन टिश्यूज को हम बोलेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज का काम भी क्या था? फंक्शन था किसका? डिफ्यूजन का। तो इसके एग्जाम्पल लिख लो। सिंपल वाले जनरली कहाँ पे पाए जाएंगे? जिनकी शेप स्क्वायर होगी। आपका एल्वेलाई ऑफ लंग, जिसका एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था। तो जब आप रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ोगे ना, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वहां पे क्वेश्चन आएगा कि हमारे लंग्स की जो एल्वेलाई होते हैं वो कौन से टिश्यू से मिलकर बनी होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से। बॉमन कैप्सूल, बॉमन कैप्सूल कहाँ पे होता है? आप उसमें एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। बॉमन कैप्सूल जो हमारी नेफ्रॉन होती है उसका हेड वाला पार्ट होता है बॉमन कैप्सूल। ठीक है। नेफ्रॉन का ही एक पार्ट होता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये भी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है। अभी आप लोगों को ये नाम थोड़े अजीब लगेंगे, बट ह्यूमन फिजियोलॉजी में आप लोगों को सब याद हो जाएंगे। डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले, ठीक है। आपका जो ब्लड होता है उसका एंडोथीलियम भी इसी से बना होता है। सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होती है ब्लड की, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। और सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू को एक और नाम होता है जिसके ऊपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसको हम पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू भी बोलते हैं। पेमेंट नहीं है, पेवमेंट है। पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो इनकी शेप होती है ना स्क्वायर शेप है। स्क्वायर शेप को हम फ्लैटेंड भी बोल सकते हैं। फ्लैट है सेल्स, फ्लैटेंड ट्यूब लाइक ये हमको सेल्स दिखाई देते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू। आया फर्स्ट टिश्यू समझ में? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सेकंड होता है मेरे पास, ऑन द बेसिस ऑफ शेप ही मैंने इनको डिवाइड किया हुआ है। सेकंड इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब क्यूबॉइडल है, क्यूब की शेप तो सबको बनानी आती होगी ना। यस मैम। अब इसको भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया मेरे पास नॉर्मल क्यूबॉइडल, ऐसे बनाते हैं ना क्यूब, ऐसी शेप होगी इनकी। ठीक है। एक ऐसा शेप होगी इनकी ब्रश बॉर्डर्ड, ब्रश बॉर्डर्ड। ब्रश बॉर्डर्ड का मतलब है कि शेप तो क्यूब के जैसी होगी, बट उनका एक बॉर्डर में ना ऐसा होगा जैसे ब्रश के अंदर ब्रिसल्स पाए जाते हैं ना, ऐसे। इन ब्रिसल्स को हम बोलते हैं यहाँ पे माइक्रोविलाई। एक होता है काइनोसिलिएटेड,
काइनोसिलिएटेड, सीलिया सबको पता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. काइनो का मतलब बस ऐसे होता है, इनके पास सीलिया प्रेजेंट होता है, जो सीलिया मूवेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह सीलिया मूव कर सकता है। काइनोसिलिएटेड का मतलब होता है मूवेबल सीलिया। अब एग्जाम्पल लिखो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। नॉर्मल क्यूबॉइडल जो होता है हमारे पास, जो नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट होता है उसके अंदर पाया जाता है। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम आपका पाया जाता है पीसीटी में, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो पीसीटी होता है उसमें काइनोसिलिएटेड वाला आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर पाया जाता है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स ऑफ लंग्स। नोट करो। Hello. हो गया ना। Ma'am, Yes, just ma'am. second. एक मिनट मैम। हाँ कोई बात नहीं, कर लो। यस मुस्कान। मैम सिंपल स्टाइलो कैपिटल टीचर का लास्ट टू एग्जाम्पल्स बता दीजिए। बेटा दोबारा बोलो, वॉइस शायद इको कर रहा है आपका। कुछ आपने दोबारा बताने के लिए बोला बट क्या। शिफा, पीसीटी का मतलब होता है बेटा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मुस्कान आप अपना एक बार या तो चैट सेक्शन में लिख दो बेटा, पीसीटी लिख लो। प्रॉक्सिमल ल्यूटेड ट्यूब्यूल। सब आप 11th क्लास में पढ़ोगे। डन मैम। मुस्कान बताओ बेटा। Last two example of simple squamous descending lip of and epithelium of blood। देखो बेटा एक बार ना मैं आपको न्यूरॉन की स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। हमारी किडनी, सबको पता है किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना। यस मैम। किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है नेफ्रॉन। जो किडनी होती है वो हमारी नेफ्रॉन से मिलके बनी होती है। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखो कैसी होती है। ये अभी आप लोग उसमें पढ़ोगे फिजियोलॉजी में, बट स्टिल यहाँ पे टर्म्स आ रही है तो मैं आपको बता देती हूँ डायग्राम बना के। बना लेना आप लोग भी इस डायग्राम को। देखो बेटा इसके अंदर क्या होता है ना, इधर से ब्लड आता है नेफ्रॉन के अंदर, तो इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल। आ रहा है एफरेंट आर्ट्रियोल। इधर से ब्लड आएगा और इधर फिल्टर होगा, तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दिस इज नॉन एज ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बहुत सारी कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है,
और ये कप लाइक कप शेप स्ट्रक्चर है, दिस इज Bowman's Bowman's capsule. बॉमन कैप्सूल। ठीक है, ये बॉमन कैप्सूल, यहाँ से फिल्टर हुआ ब्लड और फिल्टर होके यहाँ पे आ गया। ये वाला पार्ट होता है पीसीटी। पीसीटी इज प्रॉक्सिमल Convoluted tube. कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये नीचे ये पूरा का पूरा पार्ट होता है लूप ऑफ हेनले। ये पार्ट नीचे की साइड जा रहा है, दिस इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। यहां से ऐसे ऊपर की साइड जाएगा, बिकॉज देखो ना ऊपर से आ रहा है ऐसे, तो यहाँ पे नीचे जा रहा है, उधर ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है, दिस इज Ascending loop of Henle. लूप ऑफ हेनले। फिर जैसे पीसीटी था, ऐसे ये वाला पार्ट डीसीटी होता है, डिस्टल convoluted tubule, and this one is collecting duct। तो हमको ये बता रहे हैं कि भाई जो मेरा पीसीटी होता है ना, वो ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम से बना होता है। इसकी जो यहाँ पे सेल्स है ना, ये ऐसे हैं ब्रश बॉर्डर्ड, क्योंकि इनके ऊपर माइक्रोवेल आ गया है। क्यों? बिकॉज पीसीटी का काम होता है ये ज्यादा से ज्यादा चीजों को एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर, एब्जॉर्प्शन का काम इसका ज्यादा होता है। इसीलिए हमने यहाँ पे माइक्रोविलाई बनाए, क्योंकि बिकॉज माइक्रोविलाई क्या करते हैं, दे इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को ये इंक्रीज कर देता है। जो हमारा ट्यूबुलर पार्ट होता है नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट में आता है आपका पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी। इसकी एक लेयर किससे बनी होती है? नॉर्मल क्यूबॉइडल से बनी होती है। फिर हमें और किस क्या क्या लिखाया था मैंने आपको? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम डिसेंडिंग, जो डिसेंडिंग वाला पार्ट होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है। बॉमन कैप्सूल भी आपका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बना है। और आपका जो ब्लड है उसकी एंडोथीलियम लेयर जो है वो भी आपके सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी है। ये लिखा है, बॉमन कैप्सूल डिसेंडिंग लिंक एंडोथेलियम ऑफ ब्लड। अब क्लियर है? स्ट्रक्चर बनाना हो स्ट्रक्चर बना लो। डन बच्चों? Yes, ma'am. भाई फिर बोलते क्यों नहीं होता? शांत शांत क्यों हो आप लोग? आगे चलो। हमने दो टाइप के पढ़ लिया, सिंपल स्क्वैमस पढ़ लिया, सिंपल क्यूबॉइडल पढ़ लिया। अब आता है सिंपल कॉलमनार। अच्छा मेरे को ये बताना, आप लोगों को ऐसा तो नहीं फील हो रहा है, बिकॉज कुछ बच्चों से मेरे पास ये चीज आई है कि मैम हम लोगों का ना सिलेबस थोड़ा फास्ट चल रहा है, प्लस हम लोगों का जब स्कूल स्टार्ट होगा तब तक तो काफी सारे चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, स्कूल में तो चैप्टर 1 से चलेगा। ऐसे ऐसे कुछ थॉट्स आ रहे हैं आप लोगों के भी मन में? No, ma'am. No, ma'am. बच्चों ने, मैंने आप लोगों से भी डिस्कस किया था, कुछ बच्चों ने ऐसा बोल दिया है कि मैम हम लोग वेकेशंस के बाद अब क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, तो आप लोगों को भी वेकेशंस चाहिए? No, यस ma'am. मैम। No, ma'am. कुछ बच्चों को चाहिए, कुछ बच्चों को नहीं। तो बच्चों हम लोगों ने ऐसा प्लान किया है कि अगर आप लोगों को वेकेशंस चाहिए,
हम लोग 15 जून से 30 जून तक के लिए वेकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा सकते हैं, बट कंडीशन ये रहेगी हमारी, स्कूल ओपन होते ही आप लोगों को वापस से एक एक स्टूडेंट क्लास रीज्वाइन करेगा, बिकॉज जून फिनिश होते ही आप लोगों को आपका स्टडी मटेरियल मिलेगा बुक्स की फॉर्म में, जो कि नीट के लिए स्पेसिफाइड बुकलेट्स होंगी, वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो सिंपल स्क्वैमस, सिंपल कोलिमनार एपिथेलियल टिश्यू। अब ये कोलिमनार एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर एक स्पेशल चीज ये होती है, ये टिश्यूज हमेशा एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इनके पास क्या होता है, एक ओवल शेप का न्यूक्लियस होता है इनके बेस पे, ओवल शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट नियर दी बेस, प्लस इनके पास गॉबलेट सेल्स होती हैं जिसका काम होता है म्यूकस सिक्रीट करना। अगर आपको ये कैरेक्टर्स देते और आपसे पूछ ले कि किस टाइप का एपिथेलियल टिश्यू, आप बता दोगे? जिसका ओवल शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बेस पे, गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, बताओ। यस यस मैम। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल। अब इसको भी मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला मेरे पास नॉर्मल कॉलमनार। कॉलमनार समझ रहे हो शेप कैसी होगी इसकी? मैम कॉलम टाइप। कॉलम टाइप होगी, वेरी गुड, जैसे एक पिलर होता है और इसके बेस पे क्या होगा, एक ओवल शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। सेकेंड शेप होगी ब्रश बॉर्डर्ड। ब्रश बॉर्डर्ड में तो आप लोगों को पता ही चल गया क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोविलाई। फिर काइनोसिलिएटेड कॉलमनार। काइनोसिलिएटेड कॉलमनार में सीलियास प्रेजेंट होते हैं मूवेबल टाइप के, और एक होते हैं स्टीरियोसीलिया कॉलमनार। स्टीरियोसीलिया कॉलमनार में जो हमारे पास सीलियाज होंगे वो स्टेशनरी होंगे, वो मूव नहीं करेंगे। ब्रश बॉर्डर्ड ऐसे, और इनके पास एक गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होगा। गॉबलेट सेल का काम क्या होता है, म्यूकस सिक्रीट करना। काइनोसिलिएटेड मूवेबल सीलियाज होंगे, स्टीरियोसीलिया में फिक्स्ड सीलिया होंगे। एग्जाम्पल्स लिखो। जो कॉलमनर एपिथेलियम होता है, जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उसके अंदर आपका प्रेजेंट होता है ये भी आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को मैं शॉर्ट पे लिख रही हूँ जीआईटी। ब्रश बॉर्डर्ड भी आपका जीआईटी में भी पाया जा सकता है। काइनोसिलिएटेड आपका फिलोपियन ट्यूब में पाया जाता है। फिलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है, या फिर आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी पाया जा सकता है। ये आपकी एपिडिडाइमिस के अंदर, एपिडिडाइमिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाई जाती है। एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, और आपका इंटरनल ईयर। वास डिफरेंस का स्पेलिंग कर दे। मैम एपिडिडाइम्स का, हाँ जी बेटा, मैम एपिडिडाइम्स।
एपिडिडाइमिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है। ओके। हो गया? यस मैम। चलो फिर आता है नेक्स्ट वन मेरे पास। इन्हीं सिंपल एपिथेलियम टिश्यूज को एक और नाम हम दे देते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, बिकॉज मैंने आपको बताया था एपिथेलियम टिश्यूज का काम फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंड भी होता है ना, तो इसीलिए हम इनका नाम ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी रख देते हैं। मतलब एपिथेलियम टिश्यूज जो होते हैं अपने आप को मॉडिफाई करके ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। अब ये भी आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियम दो टाइप से हो सकता है, एक होगा आपका यूनिसेलुलर, एक होंगे आपके पास मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर वो होंगी एग्जाम्पल जैसे कि आपका गॉबलेट सेल, जो सिर्फ एक ही टाइप की सेल से मिलके बनी होंगी, सिर्फ गॉबलेट सेल। और एक और हमारे पास सेल्स होती हैं पैनिथ सेल्स। ये दो ऐसी सेल्स हैं जो आपकी यूनिसेलुलर ग्लैंड से सिक्रीट होती हैं। बाकी मोस्टली जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो सब मल्टी सेलुलर होती है। अब इसी को हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ डक्ट दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इवन तीन पार्ट्स में कर सकते हैं, जो कि हम लोग पढ़ते भी हैं। क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट्स, कि हमारी ग्लैंड्स के अंदर डक्ट्स प्रेजेंट है नहीं। डक्ट समझते हो आप? डक्ट क्या होता है? यस मैम। डक्ट मैम एनिमल्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। मैम जहाँ से डक्ट, जूसेस निकलती हाँ, है। डक्ट्स पाइपलाइंस होती हैं जिसके थ्रू सिक्रीशन जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे। जैसे मैम हमारे एक बार घर आपने में डक्ट की मीनिंग यही बताई थी ना? बताया था। मैम एक बार मैंने पूछा था तो आपने यही मीनिंग बताई थी। नहीं बेटा, डक्ट का मतलब होता है सिक्रीशन जाना। जैसे कि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊं तो हमारे घर में जो टैंक रखा रहता है, टैंक सबसे जो हाईएस्ट टॉप फ्लोर होता है उस पर रखा रहता है टेरिस पे। टैंक से ग्राउंड फ्लोर पे भी पानी आता है, किसके थ्रू? पाइपलाइंस के थ्रू, है ना। ऐसे थोड़े ना कि आपका वो टैंक है, टैंक से ऐसे ही पानी जा रहा है तो स्टेयर से इधर से बहता बहता आप लोगों के ग्राउंड फ्लोर पे आता है। ओपनली नहीं जाता ना, पाइपलाइंस के थ्रू होके जाता है ना। ऐसी Yes, हमारी ma'am. ग्लैंड्स होती हैं। हमारी ग्लैंड्स हार्मोन सिक्रीट कर रही है, एंजाइम सिक्रीट कर रही है, या कोई जूस सिक्रीट कर रही है, कुछ भी सिक्रीट कर रही है। अगर ग्लैंड अपना सिक्रीशन प्रॉपर ट्यूब लाइंस के थ्रू, प्रॉपर डक्ट के थ्रू एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन पहुंचा रहा है तो उस ग्लैंड को हम बोलते हैं डक्टेड ग्लैंड, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड जिसका सिक्रीशन ऐसे ही नहीं कि नॉर्मली ब्लड के अंदर डाल दिया उन्होंने, डक्ट के थ्रू जाएगा। सपोज लीवर से पैनक्रियाज में जाना है तो डक्ट के थ्रू जाएगा, लीवर से किडनी तक जाना है डक्ट के थ्रू जाएगा। कुछ ग्लैंड हमारी बॉडी में ऐसी होती है जिनके पास कोई डक्ट नहीं होती, वो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि हमने टैंक रख दिया, भाई टैंक से ऐसी पानी निकल रहा है, जिसको जितना चाहिए ले लो, कोई पाइपलाइंस नहीं है ग्राउंड फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर कहीं पे भी, ये वाला काम। तो ऐसी ग्लैंड्स जिनके पास कोई डक्ट नहीं होती, वो डायरेक्टली उनका जो भी सिक्रीशन होता है आउटर मीडियम में ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर देती हैं। फिर जिधर जिधर ब्लड जाता है उधर उधर वो सिक्रीशन जाता है, उधर उधर वो हार्मोन जाता है। ऐसी ग्लैंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और हेट्रोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी ग्लैंड हुई बच्चों? जिनके अंदर डक्ट्स प्रेजेंट होंगी।
और एंडो में डक्ट्स एब्सेंट होंगी, तो रिलीज करेंगी अपना सिक्रीशन, रिलीज डायरेक्टली इन बॉडी फ्लूइड्स। जिधर जिधर पे वो बॉडी फ्लूइड जाएगा उधर उधर वो सिक्रीशन जाएगा। हेट्रो का मतलब होता है कि ये ऐसी ग्लैंड होगी जिसके अंदर एंडो एक्सो दोनों होंगे। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। डक्ट का एग्जाम्पल सबसे पहला मेमरी ग्लैंड्स, सेवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, मेमरी डक्ट्स के थ्रू मिल्क सिक्रीट होता है। स्लेवरी ग्लैंड स्लाइवा डक्ट्स के थ्रू होता है। हेट्रोक्राइन जितनी भी हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड्स हैं, जहां से हार्मोन्स रिलीज होता है, वो सारी की सारी एंडोक्राइन में आएंगी। मैम ये मेमोरी क्या हाइपोथैलेमस, है? पिट्यूटरी। मेमोरी ग्लैंड्स बेटा फीमेल्स के अंदर होती है मेमोरी ग्लैंड्स विच सिक्रीट मिल्क। हेट्रोक्राइन में पेनक्रियाज आएगी, टेस्टिस आएगा एंड ओवरी आएगा। लिखो इसको। सुहानी कोई मैम डाउट है बेटा? हाँ जी बोलो बोलो। यस मैम। तो जो हम ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उनको तो हम वेसल्स कहते हैं, और ब्लड को छोड़ के जो भी चीज ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको ही डक्ट कहते हैं। बेटा देखो उसके अलावा बहुत सारी चीज होती है बॉडी के अंदर। अगर ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो ब्लड वेसल उसको बोल देंगे, ठीक है। लिम्फ ट्रांसफर कर रहा है तो लिम्फेटिक वेसल्स उसको बोल देंगे हम लोग, ठीक है। और अगर हमारा हॉर्मोन्स हो गए और हमारा जूस वगैरह हो गए, इनको सिक्रीट कर रहे हैं तो उसको डक्ट्स बोल देते हैं। ओके अलग मैम। अलग नाम दिया जाता है। धीरे धीरे समझ जाओगे, अब जैसे ह्यूमन फिजियो पढ़ोगे ना सब समझ आ जाएगा। मैम नॉर्मल कॉलमनार में जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, ये हमारे स्टोमेटा में होते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, बेटा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का मतलब ही ये है कि हमारी वो एलिमेंट्री कैनाल की बात कर रहे हैं, हमारे स्टमक की बात कर रहे हैं। स्टमक इसोफेगस ये गैस्ट्रो में आएगा। गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती है जो, गैस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं ना जो स्टमक का भी आएगा, ट्रीटमेंट। क्या बेटा? इंटेस्टाइन में भी आएगा। नहीं इंटेस्टाइन में नहीं है, पूरा ऑर्गन है बेटा, ऑर्गन। आपने ओके। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एक ऐसा ट्रैक्ट है जिसके अंदर आपका पूरा का पूरा फूड जाता है, फूड एब्जॉर्ब होता है, डाइजेस्ट होता है। वो पूरा का पूरा ट्रैक्ट को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। इंटेस्टाइनल क्योंकि इसको इंटेस्टाइनल इसलिए बोला बिकॉज हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ये भी तो आती है ना। लेकिन अगर आप स्टमक को इंटेस्टाइन बोलने लग जाओ तो इंटेस्टाइन नहीं बोलोगे, वो एक ऑर्गन है। यस मैम। डन? यस मैम डन। चलो फिर आज इसको इतना ही रखते हैं। ये नोट्स मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। ये बताओ कल आप लोगों की अटेंडेंस हुई थी? यस मैम। अटेंडेंस ले लेते हैं हम लोग। मैम पीछे वाली स्लाइड से बोल दो। ये वाली स्लाइड दिखाओ। देखिए यस मैम। है ट्यूसडे, कल था मंडे। आयशा है क्लास में? प्रेजेंट मैम। दिव्यांश, प्रेजेंट मैम। अनिका, कनिका एब्सेंट। हूँ मेरा मुस्कान कुमारी, प्रेजेंट मैम। अर्पित, प्रेजेंट मैम। श्रेया ठाकुर, माही,
सुहानी, प्रेजेंट मैम। दिशा, प्रेजेंट मैम। राहुल, नवनीत, प्रेजेंट हाँ जी नवनीत है, मैम। राहुल नहीं है, पूर्णिमा, पूर्णिमा, पीयूष, प्रेजेंट मैम। ईशा, नबानिता, प्रेजेंट मैम ईशा। हाँ प्रेजेंट लगा दिया, समीक्षा, अमन, शहजादी, प्रेजेंट मैम। और कोई बच्चा जिसके अटेंडेंस नहीं हुआ? हमारी नाम बताओ। जानकी। वेट, क्या हैंड रेज करो एक बार। मुस्कान गुप्ता, शीफा, अंशिका, जानवी, सेकंड। मुस्कान गुप्ता का तो नहीं है, मुस्कान गुप्ता है नहीं हमारी लिस्ट में। जानवी है, अंशिका, अंशिका का भी नाम नहीं है लिस्ट में, और अंशिका, शीफा और निकिता। शीफा, शीफा कुमारी है, शीफा अहमद? मैम शिफा अहमद। शीफा अहमद, और निकिता का भी नहीं है। हैंड रेज ही रखना जिसका मैंने बोला है अभी। शीफा अहमद, अंशिका भी नहीं है, और राहुल है, जान, बेटा आपका नाम राहुल है या राहतल है? मैम राहुल। राहतल आपका नाम रजिस्टर्ड है यहाँ पे। आपने अपना नाम जब रजिस्टर किया था अवंती में तो गलत डाल दिया था क्या? हम्म, निकिता अपना पूरा नाम बताओ। बेटा आवाज नहीं आ रही है बेटा। निकिता मौर्य। यस मैम। और किसका नाम नहीं है लिस्ट में? अंशिका, और निकिता, अंशिका, मुस्कान गुप्ता। हाँ, तो बेटा ये 3 स्टूडेंट और के भी नाम मैं बताऊंगी। आज मैंने आप लोगों को सुबह एक रजिस्ट्रेशन का लिंक शेयर किया था ना आप लोगों के ग्रुप में, कैजुअल ग्रुप में। यस मैम। तो ये 3 बच्चे, और इसके अलावा भी देखो, पीयूष है क्लास में? नहीं है। दीपांशु सावंत, पीयूष है? यस मैम। प्रेजेंट क्यों नहीं बोला था फिर? मैम बोला था। देखो, पीयूष, निकिता, अंशिका और मुस्कान, ये चारों के चारों बच्चे उस फॉर्म को फिल कर देंगे क्योंकि आप लोग अभी अवंती में रजिस्टर्ड नहीं हो। और अगर आप लोग अवंती में रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी नहीं मिल पाएगा। आप लोगों का पूरा कोई भी टेस्ट रिकॉर्ड हमारे पास नहीं रहेगा, आप लोगों की कोई अटेंडेंस ट्रैक नहीं होगी। तो ये बच्चे फॉर्म फिल कर देना। इवन इसके अलावा आपके कांटेक्ट में जितने भी बच्चे हैं जो बाहर ऑफलाइन क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनको अवंती क्लासेस लेनी चाहिए, आप सजेस्ट करना चाहते हो किसी स्टूडेंट का, कोई कजिन है, कोई भी है, गवर्नमेंट स्कूल से होना चाहिए दिल्ली, उसको आप बोल सकते हो, फॉर्म फिल कर देंगे। फॉर्म फिल करने में टीचर का नाम वो पूछेंगे कि कौन से टीचर ने आपको फॉर्म दिया है, तो आप मेरा नाम वहां पे उनको बोल देना, शिवानी मैम का नाम लिख दे, तो ताकि उन बच्चों को स्क्रीनिंग में करके उनको अपने बैच में ऐड करा लूं। पहले लेकिन स्क्रीनिंग होगा आप लोगों का। अदर क्लासेस में अटेंडेंस लगती है मुस्कान आपकी? बेटा मेरे में तो आपका नाम है ही नहीं, यहाँ पे नाम नहीं है बेटा। मुस्कान गुप्ता से ही रजिस्टर है ना? यस मैम। मैम स्टूडेंट आईडी होगी। क्या? रुको एक मिनट। मुस्कान, हाँ मुस्कान गुप्ता है, मुस्कान गुप्ता है। वेट, मिल गया।
नहीं, ये तो वही नाम है जो मैंने ऐड किया। मैं चेक कर लूंगी बेटा एक बार, बट आप वो फॉर्म फिल जरूर कर देना फिर भी, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू मैम। बाय बाय बच्चों। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। Bye.